तो सब कुछ क्लियर है इसके बारे में? ठीक है, अब एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और चैप्टर का नाम क्या है? नेशनल इनकम। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तुम्हारी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बीओपी भी है, फॉरेन एक्सचेंज रेट भी है, लेकिन उन सबसे हटके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई शुरुआत में है तो वो है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, एक एक शब्द को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है? ये मेरी गारंटी है पूरा समझ आ जाएगा, लेकिन छोटे छोटे शब्दों को हम पकड़ेंगे सबसे पहले, ठीक है? अगर इसकी मोटा मोटी बात करें, नेशनल इनकम क्या है, अभी क्या समझोगे तुम जब तक पूरा डेफिनेशन नहीं बताऊंगा? तुम ये समझोगे हमारे देश में जितनी भी इनकम जनरेट होती है, और हमारे देश के लोग, हमारे देश के कुछ लोग विदेशों में भी काम करते हैं, तो विदेशों के लोग जो इनकम जनरेट करते हैं, जो कि हमारे लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, और प्लस इंडिया में जो इनकम जनरेट हो रही है, उन सबको अगर हम मिला देते हैं तो वो बन जाती है नेशनल इनकम। इसे पेपर में लिखना नहीं है, ये एक मोटा मोटा खाका बता रहा हूँ समझाने के लिए। रियल डेफिनेशन कुछ और है जो तुम्हें लिखनी है, वो बताऊंगा अभी। अभी तुम समझ गए नेशनल इनकम मतलब क्या हुआ? इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आय, मतलब एक राष्ट्र की आय, ठीक है? तो नेशन का मतलब एक नेशन की इनकम, ये मोटा मोटा इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब इसकी शुरुआत किसने की और कब की। तो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्राचीन आधुनिक काल में ब्रिटिश भारत में जो आर्थिक रूप से देखा जाए, जिसने आर्थिक खोजें की, आर्थिक सिद्धांत दिए, इकोनॉमिक थ्योरी, तो एक धुरंधर ही है बस, दादा भाई नौरोजी, जिसने सब कुछ स्टार्ट किया, है ना? ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी सबसे पहले उसने बताई, यानी धन का निष्कासन, ठीक है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले उसने बताया, दादा भाई नौरोजी ने। कहने का मतलब है नेशनल इनकम सबसे पहले अगर किसी ने निकालने का प्रयास किया तो वो कौन है? दादा भाई नौरोजी। और कब निकाली थी? 1867 68, 1867 68 बिल्कुल लिखेंगे। और ये निकाली किसने थी? दादा भाई नौरोजी। सबसे पहले राष्ट्रीय निकालने का प्रयास इन्होंने किया, ठीक है? और बुक का नाम नहीं लिखवा रहा, पता है बुक का नाम क्या है? द पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है? बुक इसी टाइम पर बनी थी, हालांकि पब्लिश्ड बाद में हुई थी, 1878 में हुई थी। इन्होंने राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किया था, और इन्होंने ही सबसे पहले पर कैपिटा इनकम निकाली थी। इसे हिंदी में कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? हर एक पर्सन की एवरेज इनकम। जब हम अपने देश में हर एक व्यक्ति के पास ये देखते हैं कि तुम्हारी औसत आय कितनी है, कितनी है तुम्हारी एवरेज इनकम, तो उसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा। तो वैसे तुम्हारे सिलेबस से कट चुका है ये बहुत पहले से, प्रति व्यक्ति आय, पर फिर भी बता रहा हूँ कि प्रति व्यक्ति आय समझ लो, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में आ जाता है, ये नहीं पूछा है कि क्या है, वो जो पूछेगा भी बताता हूँ। तो प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम हर एक व्यक्ति की, हर एक पर्सन की एवरेज इनकम होती है, ठीक है? अब यहीं से एक क्वेश्चन बन जाएगा जो तुमसे पूछा जाएगा। अब मुझे एक चीज बताना, अगर हर देश में हर एक पर्सन की इनकम बढ़ती है, मतलब हर देश में, हमारा देश है इंडिया, और 140 करोड़ का ये देश है, 140 करोड़ देशवासियों की इनकम तुम बढ़ा दो, हर किसी की एवरेज इनकम बढ़ा दो, तो क्या हमारे देश में आर्थिक समृद्धि होगी कि नहीं होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब ये हुआ, इसे पॉइंट बना के लिख लेना, नोट कर लेना, इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे अच्छा प्रतीक वो होता है पर कैपिटा इनकम। आर्थिक समृद्धि का सबसे अच्छा सूचक, इंडिकेटर, वो होता है प्रति व्यक्ति आय। ये पूछ लेगा तुमसे एमसीक्यू में, ये पूछेगा आर्थिक समृद्धि का सबसे अच्छा सूचक कौन सा है। उस टाइम बाद कांग्रेस बनी और भारत में आजादी का जो आंदोलन था वो चलता रहा। बहरहाल एक कठिन संघर्ष के बाद हम लोग आजाद हुए, और जब आजाद हुए तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, और वो थी गरीबी की, भुखमरी की, ठीक है? और उन इंडस्ट्री हमारे बिल्कुल नहीं थी,
और इन सब के लिए हमें सबसे पहले ये पता लगाना था कि यार भारत की हकीकत में नेशनल इनकम है कितनी अभी। ठीक है, मतलब ये कि इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए हमें ये सोचना था कि भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है, पहले इसे तो जाने हम क्या है। ठीक है, तो क्या होता है कि 1949 में ही एक कमेटी बनाई जाती है। 1949 में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का नाम था नेशनल इनकम कमेटी, हिंदी में जैसे कहते हैं राष्ट्रीय आय समिति। और इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन बनाए गए थे? पीसी महालनोबिस। इनको अच्छी तरह जानते हो। ठीक है, 29 जून को उनका बर्थडे होता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल डे बनाते हैं और सेकंड 5 ईयर प्लान का मॉडल उन्होंने तैयार किया था। इसके अध्यक्ष मैंने बता दिए कौन थे, पीसी महालनोबिस। ठीक है, वो तो हमें पता है। इसके अलावा मैंने बताया 2 व्यक्ति और थे, एक तो है डीआर गार्डियल। ठीक है, और एक है वी आर वी राव। ठीक है, इनका पूरा नाम है विजेंद्र कस्तूरी रंगा, विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराज राव। मैं बताता वी के आर वी राव यही व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले भारत में साइंटिफिक तरीके से नेशनल इनकम निकाली है तरीके से। अब क्या हुआ कि इन्होंने 1931 और 2 मतलब 1931-32 के आसपास अपनी एक बुक लिखी। बुक का नाम था द नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हाँ, द नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बुक रिटन बाय वी के आर वी राव। ब्रिटिश भारत की राष्ट्रीय आय, इस किताब का नाम हिंदी में, वैसे इंग्लिश में लिखा तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इस बुक में उन्होंने बताया कि उन्होंने किन तकनीकों का प्रयोग करके राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किया। हालांकि ये भी इतना सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला इसको भी, लेकिन ये था। और ये वही व्यक्ति हैं, आगे चलकर ये इंदिरा गांधी के टाइम पर भारत के शिक्षा मंत्री बने। ठीक है, तो ये वही व्यक्ति है मतलब, और ये है गांधीयन इकोनॉमिस्ट सारे, ये गांधीवादी अर्थशास्त्र को मानते हैं। तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, उसके बाद हम समझेंगे आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे जीडीपी जीएनपी मतलब नेशनल इनकम को। तो एक कॉन्सेप्ट है वो है इकोनॉमिक बाउंड्री। इकोनॉमिक बाउंड्री जिसे कहते हैं आर्थिक सीमा। ठीक है, तो देखो हमारी जो पॉलिटिकल बाउंड्री होती है, पॉलिटिकल बाउंड्री का मतलब क्या है? जो तुम इंडिया का मैप देखते हो वो, जैसे मैं साउथ इंडिया का मैप बना रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो हम बाउंड्री कहते हैं, ये बाउंड्री पूरी क्या होती है? नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक, इसे कहते हैं पॉलिटिकल बाउंड्री। लेकिन इकोनॉमिक्स में जो बाउंड्री होती है, ये जो आर्थिक सीमा होती है इकोनॉमिक बाउंड्री, वो पॉलिटिकल बाउंड्री से कहीं अलग होती है और कहीं ज्यादा भी होती है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश के जो निवासी हैं कुछ ऐसे हैं उसमें जो कि जैसे मछुआरे हो गए, जो अपना जीवन यापन समुद्र से चलाते हैं और वो इनकम भी जनरेट करते हैं। जैसे मछुआरे मछली पकड़ते हैं, मछली बेचते हैं, हमारे यहाँ का झींगा, हमारे यहाँ की मछली पूरे विश्व में बेची जाती है, तो बेची जाती है तो इनकम जनरेट होती है, तो वो भी हमारे देश में शामिल होगा फिर। लेकिन वो एक्चुअली में पॉलिटिकल बाउंड्री से नहीं कमाई जा रही इनकम, वो तो हम पानी वाले क्षेत्र से इनकम कमा रहे हैं। तो इसीलिए इकोनॉमिक बाउंड्री में वो पूरा क्षेत्र शामिल होता है, पूरा रीजन शामिल होता है वो जहां से इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, तो इकोनॉमिक बाउंड्री जो होती है ना, देखो इसके बाद ये जो क्षेत्र होता है 3 भागों में बढ़ता है, 1 2 3। तो पॉलिटिकल बाउंड्री से लेकर यहां तक की जो दूरी है इधर होती है 12 नोटिकल। हाँ, नोटिकल या 12 मील कुछ भी कह लो। NOU, हाँ ठीक है, नोटिकल। तो 12 नोटिकल या 12 मील, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम? टेरिटोरियल वाटर। इसे हम कहते हैं हिंदी में संलग्न क्षेत्र। तो ये हो गया वाला क्षेत्र पूरा क्या है? इसको कहते हैं टेरिटोरियल।
टेरिटोरियल सेक्टर, इंग्लिश में लिखो टेरिटोरियल सेक्टर, ठीक है। इस सेक्टर के बाद जो 24 मील तक चालू होता है, 24 मील तक रहेगा, उसको कहते हैं कॉन्टिजियस जोन, ठीक है, कॉन्टिजियस जोन। तो इधर मैं लिख दे रहा हूं इसको कॉन्टिजियस जोन। इस 24 नॉटिकल के बाद लगभग 200 नॉटिकल तक यानी 200 मील तक जो चलता है उसे कहते हैं हम EEZ, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके बाद जो होता है उसे हम कहते हैं खुला क्षेत्र, खुला समुद्र, ओपन ओशियन कह लो, ठीक है, ओपन सी कह लो, ओपन सी कहते हैं, और इस पर हर देश का लगभग समान अधिकार होता है। इसका मतलब ये है कि 12 नॉटिकल तक यहां पर जो भी संसाधन होंगे इस क्षेत्र में उस पर हमारा अधिकार होगा पूरा। इस पर हमारे समुद्री कानून भी लागू होंगे। समुद्री कानून का मतलब है यहाँ पर कोई जहाज आता है पानी वाला, उस पर हम टैक्स लेंगे, ठीक है, जैसे ब्रिटिशर्स ने भी ये कर रखा था। यहां पर भी हम टैक्स लेंगे, यहाँ पे भी हमारा अधिकार होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टैक्स वैक्स नहीं ले सकते हम। हालांकि यहाँ पे जो भी हम समुद्र से हमें कोई भी चीज प्राप्त हो, समुद्र से चीज का मतलब है जैसे कि हम समुद्र के तली के नीचे कोयला, पेट्रोलियम, ये जो चीजें हैं, कोई सोर्स मिल जाएगा तो उस पर हमारा अधिकार है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो ये सब हमारी इकोनॉमी में भूमिका तो निभाता ही है, सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है। तो इनकम जनरेट करेगा, इसलिए इसको कहते हैं हम, ये पूरी हमारी क्या है, आर्थिक सीमा होती है। तो समझ गए, इकोनॉमिक बाउंड्री का मतलब ये हुआ। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, इकोनॉमिक बाउंड्री का मतलब है 200 नॉटिकल तक की दूरी में पूरा क्षेत्र, ठीक है। यहां पर समुद्री कानून हमारे पूरे लागू होते हैं, ठीक है, और संसाधनों पर पूरा अधिकार होगा। पर्यावरणीय कानून भी लागू होंगे। जैसे पर्यावरणीय कानून का मतलब है हमने एक कानून बना रखा है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता को बचाने के लिए। तो समुद्री जीव है, इनको बचाने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है, ठीक है। फिर यहां पर भी समुद्री कानून कुछ लागू होंगे, और हालांकि यहाँ पे ज्यादा सख्ती से लागू होते हैं, यहाँ पर कम सख्ती से लागू होते हैं। और पर्यावरण के जो भी संसाधन है उनका दोहन करने का हमें यहाँ पर अधिकार होगा, यहाँ पे भी अधिकार होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी जो शक्ति है, स्ट्रिक्टनेस, कम होती जाएगी, ठीक है। इसे कहते हैं इकोनॉमिक बाउंड्री। अब जरा एक चीज समझना, मुझे एक चीज मैं समझा रहा हूं। इस देश में अगर कोई भी रह रहा है, और देश का मतलब है इस 200 नॉटिकल तक की दूरी में कोई भी व्यक्ति रहता है, तो वो भारत का निवासी कहलाया जाएगा। 200 तक के अंदर रहने का मतलब ये नहीं कि वो पानी में रहेगा, मतलब कि इंडिया में रहता है लेकिन रिसोर्स यूज कर रहा है वहां की। तो कोई भी व्यक्ति हमारे देश में रह रहा है, ठीक है, और यहाँ के रिसोर्स भी यूज कर रहा है, वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का निवासी कहलाया जाएगा, चाहे वो विदेशी नागरिक ही क्यों ना हो। याद रखना एक चीज, मतलब ये हुआ कि विदेश का कोई भी नागरिक जो 1 साल से ज्यादा समय के लिए भारत में रह रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होती है, जिसका आर्थिक रुचि का केंद्र भी भारत ही है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब समझ लेना, किसी किताब में डिफाइन नहीं कर रखा। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब ये है कि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, जिस भी रीजन में मैं रह रहा हूं, वहां से मैं इनकम जनरेट करता हूं, प्लस इनकम जनरेट करने के साथ ही मैं वहीं पे इन्वेस्टमेंट भी करता हूं। वहां पे मैंने फर्म खोली, वहां पे मेरी प्रॉपर्टी है, वहां पे मैंने बिजनेस आइडिया डेवलप किया, तो वो मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट माना जाएगा। अगर मैंने यहाँ से इनकम जनरेट की और लेके अपने कहीं और भाग गया, तो ये मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट का क्षेत्र नहीं है। इनकम जनरेट हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं है भाई। इनकम मैंने बताया ना, जैसे मान लो मैं जापान में हूँ और जापान में काम करता हूँ, जापान से मेरी इनकम जनरेट होती है, मैं जापान में कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहा, सिर्फ इनकम वहां से लेता हूँ और भारत आ जाता हूँ, और भारत में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरा आर्थिक रुचि का केंद्र, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मेरा कहाँ पे बन जाएगा, इंडिया बन जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर हम बात करें कि निवासी कौन होता है, सबसे पहले तो ये चीज समझ जाना, निवासी और नागरिक में फर्क होता है। रेजिडेंट और सिटीजन, इसमें डिफरेंस होता है। रेजिडेंट तुम उसे कहोगे जो उस देश में सामान्य मतलब मूल रूप से रहता भी हो, और साथ में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हो। इन दोनों में भी चुनोगे तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ज्यादा बड़ी चीज है। जैसे मैं भारत में पैदा हुआ, भारत में पैदा होके जब मैंने जॉब की तो मैं निकल गया अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी निकल गया। मान लो मैं अमेरिका गया, वहां पे 1 साल से ज्यादा के लिए रहने लगा,
वहीं से इनकम जनरेट की और वहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और मैंने सिटीजनशिप वहां की नहीं ली है, सिटीजनशिप मेरी इंडिया की है, तो मैं भारत का नागरिक हुआ लेकिन निवासी अमेरिका का हुआ, क्योंकि मेरा आर्थिक रुचि का केंद्र वही हो गया। क्या ये चीज समझ आ रही है जो मैं बता रहा हूँ?